स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे राइजिंग राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, लेकिन देखना होगा कि नारी के लिए क्या फ्यूचर प्लान है। 9, 10, 11 को राजस्थान में बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव जिसे हम कहते हैं कि एमओयू साइन हो चुके हैं, होके एक रिकॉर्ड बनाया है भजनलाल सरकार ने एमओयूज का 25 लाख करोड़ के एमओयूज। और एमएसएमई कॉन्क्लेव भी होगा। बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो महिला चलाती हैं, स्टार्टअप्स भी, वो भी एमएसएमई में ही काउंट होते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह की अपेक्षाएं हैं और वास्तव में क्या हो सकता है। केंद्र सरकार की योजनाएं कई हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे सकती है, दूसरे राज्यों से अगर हम देखें तो क्या देख करके हमारे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके, महिला उद्यमी उसी रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एक समग्र राजस्थान की हम सोच रखते हैं, विकसित राजस्थान की सोच रख सकते हैं, तो नारी का बड़ा महत्व है। उनके लिए क्या कुछ इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंजू सिंह जी हैं, लघु उद्योग भारती की वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ डॉक्टर अस्मा हैं। हमारे साथ 40 विमेन विंग की प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका गौड़ जी हैं। मैं अंजू जी आपके पास में आना चाहूँगा। कई जगह के मॉडल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, कई राज्यों में चीज़ें भी चल रही हैं। ये एक बड़ी बात है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि दोनों जगह सेम आइडियोलॉजिकली जो गवर्नमेंट है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ अगर कहीं पे पॉलिसी में हर्डल आती है या फिर कुछ ऐसी डिपेंडेंसी आपकी होती है कि केंद्र सरकार के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो यहाँ कुछ बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है इस कॉन्क्लेव के जरिए, ये राइजिंग राजस्थान जिसे नाम दिया गया है, खासकर महिलाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो। नमस्कार योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान, ये एमएसएमईज, एनआरआईज और एनएनआरस जो कि राजस्थान या देश के बाहर रहते हैं या बड़े उद्योगपति, इन सब के लिए अलग अलग दिन अलग अलग चर्चा के विषय रखे गए हैं, उनके लिए अलग अलग सेशन रखे गए हैं। जैसा कि आपने कहा, केंद्र में भी भाजपा सरकार है। अगर पार्टी के स्तर पे देखें तो दोनों ऑफ कोर्स सहयोग का बहुत फर्क पड़ता है। कुछ बहुत सारी ऐसी नीतियां होती हैं जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम को, और उसमें जितने, जैसे आपने एमओयूज बोले, इतने सारे हुए, इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए, इनको धरातल पर उतारने के लिए साफ नीयत चाहिए होती है। वो अगर रही तो कितना भी बड़ा टारगेट हो वो अचीव किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अलका जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोगों ने बाकायदा एक महिलाओं के लिए एक सेशन भी किया है, तो क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? काफ़ी अच्छी संभावना है, क्योंकि सरकार केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। रिपीट हो गई है केंद्र में भी सरकार, और राजस्थान के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने साल के प्रारंभ में जैसे ही सरकार बनी है, तो फर्स्ट ईयर में इन्होंने जिस तरह से राइजिंग राजस्थान समिट को प्लान किया है और इसके लिए विदेशों के दौरे किए हैं, विदेशी निवेशकों को यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आउटपुट होगा। क्योंकि काम करने के लिए सरकार के पास और 4 साल हैं, तो जिसमें ये जो योजनाएं जो अभी बनाई जाएंगी, इन सबको धरातल पे बहुत आराम से उतारा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छे से मेहनत करी जा रही है, काफ़ी एफर्ट्स डाले हुए हैं। और पोस्ट मतलब इस कॉन्क्लेव के बाद में भी काफ़ी सारे अफसर्स जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको कंट्री वाइज असाइन कर दिया गया है कि जो भी एमओयू साइंस हुए हैं उनको कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, उनकी पूरी मैपिंग करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि योजनाएं बनाना और योजनाओं को एग्जीक्यूट करना, उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल। आप लोगों ने कभी कुछ चर्चा की है कि खासकर 40 की बात करूं, क्योंकि आप लोग एक बिजनेस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कुछ चर्चाएं हुई है कि हाँ कुछ इस तरह के एमओयूज किए जाने चाहिए, या फिर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कैसे काम कर सकती हैं। हाँ, हमारे यहाँ इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। जैसे एक सबसे बड़ा जो इशू आता है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के साथ में, जो हमारे 40 में लगातार डिस्कस होता रहता है, वो होता है लैंड का। क्योंकि अगर सरकार जो है उद्यमी को लैंड सब्सिडाइज रेट्स पे देगी, और तो उनका एक तो इंडस्ट्रियल कन्वर्जन ईजी हो जाता है, प्लस अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है
तो लैंड जो है अब इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, अगर उस पे हम कैपिटल लगा देंगे और फिर उसके बाद में मशीनरी सेटअप के पे कैपिटल लगा देंगे तो उद्यमी के पास, व्यापारी के पास काम करने के लिए कैपिटल कम रह जाता है। तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि जो लैंड्स है वो जितनी जल्दी सब्सिडाइज रेट्स पे देंगे उतनी जल्दी, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान का ये सपना लेके चल रहे हैं, उतनी जल्दी बिजनेसेस पिक होंगे, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी और उतना इजी जो है राजस्थान जो है वो राइज करेगा। एक तो ये था। दूसरा जो है, जैसे पहले भी कई बार 40 ये अपना मुद्दा प्री बजट सेशन में भी रख चुका है और अभी भी रख चुका है कि महिलाएं जो हैं उनके लिए कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा जाना चाहिए। जो बिप है, जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर कुछ सेंटर्स होने चाहिए जिसमें महिलाओं को, मतलब आप देखिए कि शहर की महिलाएं तो अडॉप्ट हो जाती हैं, उन्हें पता होता है ऑफिसेस कहाँ पे हैं। वहीं हम जब ग्रामीण महिलाओं की बातें करते हैं तो वो जब शहर आती हैं तो उन्हें बड़ा परेशान होना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस भी नहीं है, प्लस कोई भी ऐसा अफसर नहीं है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड हो महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे महिलाओं को इंडस्ट्रियल सेटअप एज वेल एज छोटे, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी करना चाहती हूँ या गृह उद्योग लगाना चाहती हूँ, घरेलू कोई कार्य करना चाहती हूँ, उन सब में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। डॉक्टर अस्मा, आपके पास में आना चाहूंगा। मेडिकल टूरिज्म का भी अपना है और मुझे जो पता चला है कि लगभग 50,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, लेकिन जिसमें कुछ लोग तो लैंड की डिमांड कर रहे हैं। खैर, लेकिन मेडिकल टूरिज्म का अपना एक स्ट्रक्चर है, तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको भारत में, राजस्थान में? देखिए, इस बार बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। हील इन राजस्थान करके कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जिसमें MVT, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, एक बॉडी बनाई गई है जिसमें पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, पेशेंट का चेक इन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कोई भी इमिग्रेशन बाहर से अपना कोई आता है। अभी राजस्थान में फ़िलहाल 35 मेडिकल कॉलेजेस एंड 16 डेंटल कॉलेजेस मौजूद हैं। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, एक्सपर्टीज़, डॉक्टर्स की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत लोअर दरों पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज भी। तो बहुत सारे लोग US से, UK से, यूरोप से इंडिया आते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। तो ये जो अपना MVT बॉडी बनी है, अब ये सब पूरा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगी ताकि कहीं वेटिंग टाइम नहीं वेस्ट हो किसी का भी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ईजी हो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को वो लोग रिक्रूट करेंगे अपने प्रोसेस के अंदर, अपने पैनल के अंदर। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के साथ वो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। एक सेपरेट चेम्बर बनाया जाएगा, सेपरेट केबिन, सेपरेट यूनिट्स बनाए जाएंगे फॉर दीज फॉरेन पेशेंट्स, ताकि इनको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएँ। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे जनरली लोग ये सोच होती है कि फॉरेन में कहीं जाएंगे वहाँ टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है मेडिकल उसके लिए, और लेकिन जिन अब्रॉड से, जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से लोग अगर इंडिया में आते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो टेक्नोलॉजी को देख के ही आ रहे होंगे। इंडिया में भी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, खासकर मेडिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, लेकिन सस्ता इलाज भी मिल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से भुना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इंडिया के अंदर एट पार है, मतलब देखिए सारे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं इन जनरल, हर जगह पर अच्छे इलाज मौजूद हैं। अब इंडिया में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो सारी मशीन सब बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है इनफैक्ट जो बाहर हो रहा है जो इंडिया में नहीं हो रहा है। बट एक नॉर्मल सा किसी भी प्रोसीजर का अपन अगर कॉस्ट कंपेयर करें US से वर्सेज इंडिया से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। US पे मेडिकल इंश्योरेंसेज, एक नॉर्मल डिलीवरी, एक नॉर्मल सोनोग्राम की ही बात करते हैं, अगर US की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक नॉर्मल सोनोग्राफी का चार्ज ऑलमोस्ट $400 है, या एक एंडोस्कोपी की बात करें तो ऑलमोस्ट $1000 चार्ज है। जबकि अगर आप यहाँ पे सोनोग्राफी की बात करो तो 1500 से 2000 बेस्ट से बेस्ट सेटअप की कॉस्ट रहेगी। एंडोस्कोपी की अगर आप बात करो तो बेस्ट से बेस्ट सेटअप में भी अगर आप जा रहे हो तो 4 से 5000 रुपये में आपकी एंडोस्कोपी हो जाएगी। तो आप अगर इमेजिन करो 4 से 5000 वर्सेज $1000, तो ऐसे हर चीज़ की कॉस्ट लगाओ आप। तो कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स बहुत सारे ट्रैवल कर रहे हैं, डेंटल प्रोसीजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत अच्छा मार्केट है अभी। मेडिकल टूरिज्म इज़ रियली ग्रोइंग एंड राइजिंग राजस्थान बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। रघुश्री मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। फिक्की फ्लो की आप चेयरपर्सन हैं और आप लोग तो काम ही टोटली जो आप लोगों के ग्रुप मेंबर्स हैं वो हैं ही, और महिलाओं को बेस करके तो राइजिंग राजस्थान को लेकर के कुछ कहीं डिस्कशन हुआ आप लोगों का, या फिर कुछ संभावनाओं पे चर्चा हुई हो? हाँ जी, राइजिंग राजस्थान तो अब आप देखिए कि पूरे मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड भर में मशहूर हो गया है।
जी आज हमारी चर्चा सबसे पहले चालू हुई थी अंजू जी से, लघु उद्योग भारती से। हमारा फिक्की के इवेंट में हमने वहाँ एमएसएमई का एक पूरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया और बहुत सारी फिक्की की महिलाओं ने आगे बढ़कर उसमें रजिस्टर किया है। तो पॉलिसीज जानना, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना, ये एक छोटी सी पहल है, पर छोटे कदम से ही कब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, माउंट एवरेस्ट तक ही पहुंच जाते हैं लोग। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है जहाँ पे महिलाएं आकर अपनी पॉलिसीज को सीखेंगी, समझेंगी, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी। ट्रेडमार्क की पॉलिसीज होती हैं, तरह तरह की जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं जहाँ महिलाएं नहीं पहुंच पाती और अपना बिजनेस स्केल नहीं कर पाती हैं। तो ये हमारी बहुत चर्चा हुई और हमारे जो सारे फिक्की के मेंबर्स हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो रखे हैं कि हम जाएं और देखें कि क्या होगा। और हमारे बिजनेस और राजस्थान के अंदर जो आप ये समझेंगे कि एमएसएमई जो सेक्टर है यही एक्चुअल फाइनेंस है जहां से आ रहा है। तो इसके अंदर अगर नारी को शक्ति के रूप में माना है तो एक्चुअली में नारी शक्ति की पॉलिसीज और उनको बताया जाए तो जरूरी हम आगे बढ़ जाएंगे। अंजू जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा थीम लिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के, और वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री का भी थीम रहा है जी। इस बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कुछ ना कुछ खासियत हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको लेकर के इसकी कुछ ही प्लान है कि केवल स्लोगन में है ये? नहीं, देखिए, जो इसमें अगर आपको पता हो, ये जो इस बार कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन का, इसके साथ एग्जीबिशन भी लग रही है। उस एग्जीबिशन में एक एरिया पूरा डेडिकेटेड है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भारत जैसे देश के लिए, जहां हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना कुछ ना कुछ यूनिक हैंडीक्राफ्ट अवेलेबल है, अगर उसको प्रोत्साहन मिले तो इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका एक बहुत अच्छा मार्केट बन सकता है। तो ये विजन प्रधानमंत्री जी का रहा है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और इस कार्यक्रम में भी, जैसे मैंने कहा, पूरा एक एरिया है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए लगाया गया है। इसी के अंतर्गत आपको जैसे जानते ही हैं, ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स पे भी ODOP के अलग अलग सेटअप हैं जहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो इस पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है, सीरियसली काम हो रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अलका, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये बहुत अच्छा थीम लगा मुझे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के 40 में भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स हों, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा हो कि हाँ वास्तव में अब तक कुछ अछूता था, लोग अपने स्तर पे जूझ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी बना करके अगर इसे लागू करेगी तो निश्चित रूप से रिको वहाँ पे लैंड दे रही है और काम होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूँगा दोनों ही सवाल पे आपसे कि वास्तव में इस पर क्या तो तैयारी। दूसरा, लोग कहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, बट जैसे अभी एक परेशानी का जो सबब बनता है कि आप रिको में लैंड लेने के लिए जाओ। कभी मेरे साथ में एक दिन पहले ही जब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, एक साथी सज्जन यहाँ पे हमारे गेस्ट के रूप में जो जुड़े थे, तीसरी बार वो MOU साइन कर रहे हैं और पहले भी 2 बार कर चुके हैं, इंडस्ट्री लगाई है उन्होंने। उनका कहना है कि एक सर्टिफिकेट मुझे मिला 1 साल हो गया, मैं यूनिट अभी लगा नहीं पा रहा, और लोन ले लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये कुछ ऐसी भी चीज़ों पे आप लोग चर्चा करते हैं कि हाँ वास्तव में कुछ परेशानी है जिन्हें दूर करने की भी ज़रूरत है। MOUs गुड पार्ट, स्लोगन्स वेरी नाइस, बट ये भी एक इसका जो कड़वा सच है, इस पर कोई चर्चा होती है? देखिए, जिनसे भी आप मिले, जिन भी सज्जन से, तो आज ही मेरी किसी से बात हुई थी, उनके बच्चे ने पोस्ट कोविड 3 इंडस्ट्रियल सेटअप किए हैं, 3 इंडस्ट्रियल सेटअप किए हैं बगरू के अंदर, है ना। और उसके अंदर सरकार से उनको लोन भी मिला है सब्सिडाइज रेट पे। ये तो हम अभी हमारी केंद्र में और राज्य सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार है। ये मैं पूर्व की बता रही हूँ, मतलब पोस्ट कोविड 2021 की बता रही हूँ, और बहुत स्मूथ कर रहे हैं। और हालत ये है कि डिमांड इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि वो एक्सपोर्ट में भी चले गए और डिमांड तो ये माना जा सकता है कि 25 लाख करोड़ से 15-20 लाख करोड़ के तो MOU धरातल पे उतर ही जाएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार के बनते ही फर्स्ट ईयर के अंदर ये समिट हो रही है। यही समिट अगर सरकार के बनने के 5वें साल पे जब वो चेंज होने वाली होती है, उस समय होती है, तो शायद वो MOU धरातल पे रह जाते। इस बार हमारे पास इतना समय है कि हम सरकार को पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस अभी जो भी MOU हमारे साइन हुए हैं उसका 4 साल में जो भी कच्चा चिट्ठा होगा तो वो जनता को उनको जवाबदेही देनी होगी। बहुत सीधी सी बात है। और जो आप ये कह रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर डेवलपमेंट, ये तो वैसे भी टाइम की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट है, आज भी आप देखिए कि राजस्थान की भागीदारी एक्सपोर्ट के अंदर 2 से 3% है, उससे ऊपर नहीं गई है। इसका रीजन क्या है कि एक तो लोगों
लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसेस को लेके। सरकार तो काफी राजी बैठी हुई है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी विजन ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। लेकिन अब उसके अंदर हम देखते हैं कि सपोज हम जोधपुर की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ले लें, तो इसमें जैसे हमारे 40 में भी चर्चा होती है कि कोई भी हाथ का किया हुआ काम महंगा होता है और हाथ के किए हुए काम में आपको समय लगता है। आप वही प्रोडक्ट जब मशीन से करते हैं, आप हैंड से बना रहे हैं, वो आपको 1 महीने में तैयार होगा। वही आप मशीन पे लूम पे बना रहे हैं तो वो आपका ज़्यादा से 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे रेट्स में डिफरेंस आ जाता है। अगर सरकार क्लस्टर डेवलपमेंट जो पॉलिसीज हैं उनके तहत इनको मशीन्स प्रोवाइड करा दे, क्योंकि मशीन्स आती हैं इनकी महंगी, तो सपोज कि एक एरिया है जोधपुर के अंदर जो कि लकड़ी के सोफे या कोई भी फर्नीचर डिजाइन करता है जिसके अंदर कारीगरी की जरूरत है, उसकी मशीन्स अगर सरकार सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करा दे, एक ऐसा सेंटर खोल दे, तो जितने भी छोटे जो वो हैं जो कारीगर हैं वो आके उसका फायदा उठा सकते हैं, कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, वह ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है कम समय के अंदर ज्यादा एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। तो हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं, उसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी जो है ये बड़ी कारगर साबित होगी। तो मैंने आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया। जी बिल्कुल। कभी आप लोगों की ये चर्चा हुई है कि कारण क्या रहा कि देखिए अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स तो ये रहते हैं, एमओई भी ये रहते हैं, कुछ साथ गवर्नमेंट लेके नहीं जाती, तो क्या रहा कारण? गवर्नमेंट भी दोनों पार्टियों की रही है कि धरातल पे उतरी नहीं। मैं बात यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा एमओयू क्रॉस नहीं कर पाए। तो क्या ऐसा वजह रहती है कि व्यापारी केवल बस एक कारण क्या रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप का बहुत फर्क पड़ता है। लीडर कौन है? देश में बैठे हैं नेता, तो देश में नेता बैठे, लेकिन उन नेताओं में क्रॉस ही नहीं कर पा रहा कोई। वो क्रॉस इसलिए मोदी जी भी नहीं कर पाए, मैं इस वजह से कह रहा हूं। हाँ, मोदी जी भी नहीं कर पाए। देखिए उसमें क्या होता है कि हमेशा ये 2 वे रिलेशनशिप होती है, हमेशा ये 2 वे रिलेशनशिप होती है। आपको काम करना है और मुझे काम करवाना है, तो हम दोनों को म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी होगी और दोनों को साथ चलना होगा। आपका जो विजन है, सपोज आप अगर मोदी जी की जगह आपका कोई विजन है और मुझे काम करना है और मैं आपके कनेक्ट में आती हूँ, आप मुझे कितनी सुविधाएं दे रहे हैं और वो सुविधाएं देने के बाद मैं उस पर कितना काम कर रही हूँ, ये बोथ द वेज होती है। कोई भी कहीं भी आप स्केल अप करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि कई, और आप जैसे हम एमओयू की बात के अलावा अगर हम एक रूटीन बात करें तो आप ऐसे ऐसे बिजनेसमैन देखेंगे या ऐसी बिजनेस वुमेन्स देखेंगे जिन्होंने सरकारी सहायता के बिना या बिना एमओयू के साइन करे बिना देश का नाम विदेश में ऊंचा किया है। रूमा देवी उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जो आपने सवाल करा कि कितने एमओयूज, जो स्ट्रगल देखने में मिली है एमओयूज में, आप देखेंगे जो सरकार से हम क्या मांगते हैं, हमें एक कॉलम भरना होता है और उसमें 100% फॉर्म्स में भरा जाता है कि हमें ज़मीन चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे आता है, आधे काम यहाँ पे अटक जाते हैं। एक तो ज़मीन चाहिए, मुझे जयपुर में रहना है, मुझे जयपुर के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन चाहिए, वो एक लिमिटेशन है। फिर रिको जो ज़मीन देता है, जैसा कि पहले भी बोल रहे थे अलका जी, कि वो उसकी बोली लगाते हैं और जिस रेट पे वो मिलती है उस पर फिर आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। फिर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो कि स्पेसिफिक जोन्स बने हुए हैं, वहाँ पे वही टाइप की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, जैसे स्क्रैप की या वेस्ट की इंडस्ट्रीज हैं। लास्ट टाइम भी हुआ कि लोगों ने वहाँ पे ले ली रिको से ज़मीन एंड देन दे रियलाइज कि अरे यहाँ तो सिर्फ ये इंडस्ट्री लग सकती है, उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसमें सबसे बड़ा जो नियोजन में प्रॉब्लम आती है वो लैंड से रिलेटेड आती है। वो है उतना प्रॉब्लम है। आप सोच, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी एक रॉ मटेरियल है और राजस्थान में जबकि हम सरप्लस हो सकते हैं सोलर की वजह से, अभी भी हम नहीं पूरा प्रोवाइड कर पा रहे हैं इंडस्ट्री को। तो ये जो कुछ इश्यूज हैं, अगर इन पे बैठ के चिंतन किया जाए, प्लानिंग की जाए, तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। सोलर में भी देखिए गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी, कोई भी सरकार आती है लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ी उम्मीदें होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि अलका जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप तीनों लोग, जो खैर अस्मा जी का नहीं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रघुश्री जी खुद के एक यूनिट चलती है, सबसे बड़ी स्थिति है, रघुश्री जी बताएंगे, खुद के जो सोलर प्लांट्स के प्रोडक्ट्स बिजली है उसकी रेट भी नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट की रेट जो है वो थोपी जाती है, और खुद इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी तकलीफ को आप समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में बिजली की कितनी समस्या है। मैं कल ही बात कर रहा था, उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि साहब क्या होता है, बिजली हमारे सारे टैक्सेस मिला के 11 रुपये 35 पैसे इंडस्ट्रियल बिजली पड़ती है 1 यूनिट, और अगर डीजी साइड से करते हैं तो वो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है 3435 रुपए इलेक्ट्रिसिटी की। एग्जैक्टली ये गैप है, तो बोले इसमें कोई भरने वाला नहीं, और जो मैंने कमिटमेंट किसी व्यापारी से कर लिया कितने में मेरा प्रोडक्ट बेचूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपने डीजी साइड से तैयार किया है बिजली से तैयार किया है, उसको उसका माल चाहिए।
तो ये कुछ चीजें जो हैं इन पे वास्तव में चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, राइजिंग राजस्थान हो रहा है, सब कुछ है, कहीं पे भी इस तरह के समिट हैं। ये एक पैशन भी है और फैशन भी है। पैशन तो इस वजह से है कि यार मेरे स्टेट को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, दुआ भी करते हैं। फैशन इस वजह से हो गया है कि चलिए यार ठीक है, एक बार देख तो लेते हैं, जलवा भी जरूरी है। और सरकारों के लिए फैशन हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूं, अगर ये एनुअल नहीं, ये एनुअल फंक्शन होता है 4 साल का, लेकिन अब ये प्री फंक्शन हो रहा है। और अगर ये नहीं होता है तो देखता है कि साहब आपने तो फोटाएं कौन छपी, ये हलचल के लिए, तो इसकी आवश्यकता नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि रूमा देवी जी का उदाहरण है, पहले भी इतने यूनिट्स लगी हैं, वीकेआई में हजारों करोड़ की भी यूनिट्स लगी हुई हैं, किसी को कोई फीता काटने भी नहीं बुलाया होगा। कई यूनिट्स को मैं ऐसे जानता हूँ सीतापुरा में है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि माहौल ऐसा बनना चाहिए, जैसे अंजू सिंह जी ने भी कहा कि आप रिको है, आप एरिया वाइज रेट तय कर दीजिए और आपके पास में लैंड होनी चाहिए। आप देखो आज चाइना को हम क्रिटिसिज्म करते हैं, चाइना में फ्री लैंड मिलती है, शायद मुझसे ज्यादा समझते होंगे वो लोग, फ्री लैंड मिलती है। उन लोगों का ये कहना होता है कि जमीन व्यापारी लेके कहीं नहीं जाएगा, जमीन तो हमारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया वो हमारी जमीन के कॉस्ट से भी ज्यादा करके जा रहा है, कहां जाएगा ये, यही तो रहेगा। चाइना डिफरेंट मॉडल है, चाइना में गवर्नमेंट आपके बिजनेस में पार्टनर होती है, यू नीड टू पे अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। वो एक मॉडल हमें बनाना चाहिए हमसे। और जमीन के लिए हमें मल्टी स्टोरी सेटअप क्रिएट अब इंडस्ट्रियल एरिया में करने शुरू कर देने चाहिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी छोटी यूनिट्स हैं जो मल्टी स्टोरी लेवल पे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमएसएमईज में से बहुत देखिए गुजरात में कहा जाता है कि एक टाइम पीरियड है, उसमें आपको डिस्पोजल करना होगा। हाँ। लगेगी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट के पार्ट पे क्या रिक्वायरमेंट आपकी, व्यापारी से पूछ लीजिए, फुलफिल करता है तो दैट्स ओके, अगर नहीं करता है तो मना कर दीजिए कि नहीं हो पाएगा, वो चक्कर नहीं लगवाते हैं वो। हमारे यहाँ तो स्थिति ये रहती है कि पिछले सरकार के एक मिनिस्टर वसुंधरा जी के टाइम पे विधानसभा में कहा कि एक अधिकारी के यहाँ पे एक व्यापारी जो 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ था, 3 घंटे बैठ करके चला गया। 3 घंटे रिको के ऑफिस के अंदर, वो मिलने ही नहीं आए अधिकारी जी उनसे। तो ये देखिए ढर्रा चेंज करने की एक आवश्यकता है। देखिए एक्सपीरियंस अब ऐसा होता, आज क्या है कि राजस्थान के लिए ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बिल्कुल पानी अनाप शनाप आ रहा है, बिजली खूब आ रही है, कहीं भी कर देंगे। आज हमें ये मान के चलना चाहिए कि गवर्नमेंट्स के पास में सरकारी नौकरियां नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी तो प्राइवेट सेक्टर से ही मिलेंगी। और आज लोग मान के भी चलते हैं कि ये मान के चलते हैं अच्छा चलो उस इंडस्ट्री में नौकरी मिल रही है मेरे बच्चों को, मान के मेंटली आदमी मान के चलता है। आज भी 80% लोग ये मान के चलते हैं कि अच्छी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मेरे बच्चे को मिल रही है, तो मैं मानता हूं कि नौकरी कर रहा है वो। तो ये ख्याल रखने की आवश्यकता है। वास्तव में राइज तो तभी होगा आपका प्लान जब व्यापारी को आप सुनेंगे और उनके हडल्स को दूर कर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे खजाना लुटाने के लिए आप खोल दीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप उसकी परेशानी तो सुनिए जो खजाना भरने के लिए आपके प्रदेश में आ रहा है। रघुश्री जी कुछ ऐसे कड़वे सच्चे हैं जिनसे कभी सामना होना पड़ा होगा? सबसे बड़ा कड़वा सच ये बताती हूँ कि मैं एक्सपोर्ट लाइन में 18 साल से हूँ और जितने हमारे एक्सपोर्टर्स थे। नहीं, ये तो सच है, कड़वा नहीं है, मीठा सच है ये तो। अब आपको इसका कड़वा सच बताती हूँ। लास्ट 5-6 सालों की पॉलिसीज से, स्पेशली कोविड के बाद जो स्टेप्स लेने चाहिए थे सरकार को, आज आधी प्रतिशत एक्सपोर्ट्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स लोकल डोमेस्टिक मार्केट में आ गए। एक्सपोर्ट एक इनविजिबल तरह, कहते हैं ना कि एक दिन शेर था और शेर खत्म हो गए, तो वैसे ही एक्सपोर्टर्स जो 100% एक्सपोर्ट कंपनीज थी वो गायब हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि पॉलिसीज आफ्टर कोविड रिवाइवल, जिसको हम बोलते हैं, जो पॉलिसीज बंद हो रही हैं, बंद करने के कागार पे एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक कुर्ती बाजार की तरफ चल गया, तो वो भारत में पूंजी, डॉलर्स की पूंजी कैसे लाएगा? क्या इन्होंने कभी चर्चा की आफ्टर कोविड रिवाइविंग द एक्सपोर्ट्स? एंड ये हर साइड क्षेत्र में नहीं, जोधपुर में बहुत बड़ा वुडन इंडस्ट्री को लगा है, गारमेंट इंडस्ट्री को लगा है, और सब डोमेस्टिक की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर निर्यात नहीं होगा तो जो भारत का सिल्क रूट जिसे हम बोलते हैं, वो सिल्क रूट वापस खत्म हो जाएगा और उस पे काम और कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ राजस्थान में एक ही चीज जो माइनस है, वो एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है, एंड एटीट्यूड चेंज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज द ओनली। देखिए रिको का भी ये जो उदाहरण दे रही है वही कारण है भाई, पॉलिसी आपको बनानी होगी। अगर कोई आ रहा है तो जमीन कहां से लेके ऊपर तो जाएगा नहीं, कुछ आपको प्लान तो करना पड़ेगा। जैसा भी इन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरीज बनाइए। अगर किसी को जैसे कुर्ती के ही 4 लोग मांग रहे हैं, साहब मुझे तो एक ही इंडस्ट्री लगे, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उस एरिया में आप बना करके दे सकते हैं। लेने वाले को सस्ती पड़ेगी, आपके पास में एक पूरा एक वो भी होगा स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल, खैर कुर्ती का तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि राजस्थान, जयपुर 2 चीजों के लिए फेमस है अभी, कुर्ती बाजार, कुर्ती और जमीन। यस, आप देखिए कि जिसको क्या जमीन का काम कर रहे हैं, सब फ्लैट्स बना रहे हैं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मैक्सिमम लोग जमीन में और कुर्तियां। हर जगह वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो उसकी वजह से लैंड डैमेज ज्यादा हो रहा है। पता ही नहीं है लोगों को, यहाँ लाइन से अलका 4 जी, देखिए, मकान छोड़ के फिर 4 मैं क्या मकान कह रहा बना हूँ दिए। कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। जननी है, true। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास लैंड कम है तो कुछ तो आपको प्लान उस तरह से करना चाहिए, करना ही होगा। किसी और उसके लिए व्यापारियों और ब्यूरोक्रेट्स का 1-to-1 कन्वर्सेशन होना ही मैं तो चाहिए। कहता हूं कि नेताओं की जगह है ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठाना, B2B मीटिंग जो होती है, कराना। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापारी है, उसके साथ बैठाना चाहिए। Exactly। वास्तव में तेरे को परेशानी क्या है? सही अभी बात है। कई उदाहरण ऐसे हैं कि हाई कोर्ट से लोग जीत के रिको के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ। एमनेस्ट स्कीम के बिना रिको के चार्जेज जो लगे हुए हैं, जितना आपके कॉस्ट प्लॉट की है उससे ज्यादा तो आपने उस पे पेनल्टी लगा रखी है। और सबसे बड़ा बहुत सारे लोग इशू ऐसे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कि रिको का, रिको है, बगरू है, अब मैं एक सेज बात है, जानना कहीं चाहूंगा भी यहाँ पे, आप जाके बताइए देखिए। मुझे, स्टील हाँ। यूनिट है, फूड डिपार्टमेंट के लाइसेंस की क्या आवश्यकता है? क्यों लेना चाहिए उसको फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस? ऐसे तो अब होटल इंडस्ट्री के अंदर हमें कम ये से कम कुछ 20 चीजें हैं जिन्हें लाइसेंसेस लेने देखिए होते करना हैं, पड़ेगा। जिनका कोई लेना एक आपने बना दिया कि ये लाइसेंस आपको चाहिए, एग्जैक्टली, कोई जरूरत नहीं। अब ये कुर्तियां बना रही हैं, कुर्ती हाँ। में कौन सा पोल्यूशन खराब हो रहा है? सही बात है। कि बड़ी चिमनियां लग रही हैं, उससे धुआं जा रहा होगा, वो चाहिए। अगर गवर्नमेंट को टाइम टेबल बना दे, फाइल उनके पास जाए और वो टाइम टेबल के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बन के वो एग्जिट हो के 15 दिन में होनी है क्लियर, तो आज राजस्थान क्या पूरा देश बदल जाए। पर हमारे यहाँ कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हैं रघुश्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला, ऑफिसर का भी एक टीओटी होना चाहिए कि आपको इतने दिन में रिस्पॉन्ड राइट, करना है। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब एक बात बताइए कि हाँ जी, आप हाँ। व्यापारी से तो अपेक्षा कर रहे हैं कि सब हाँ। आपको जो जमीन अलॉट हो गई इतने दिन हाँ। के अंदर आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, हाँ। आप बिल्डिंग हाँ। बनाइए, जो भी यूनिट आपके रन करिए। लेकिन अधिकारी ये नहीं देंगे कि इतने दिन में फाइल निकालनी है, वो नहीं, कोई मैं वही जिम्मेदारी तो बोल रही आराम हूँ से कि होंगे। ये एटीट्यूड चेंज, प्रोफेशनल लाइफ और राजस्थान ये में बदलनी सिर्फ है। भारत में ही है एटीट्यूड, जो ब्यूरोक्रेट्स का है ना, और विदेशों मेरा में तो मानना नहीं है कि अगली बार भजनलाल जी जब भी करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें, एमओयू साइन नहीं कराएं। उस समय वाकई बताएं कि 2 साल में देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और हमारे Yes। व्यापारियों का जो भरोसा हमने जीता, उसका जीता। नतीजा है कि आज हम इतने लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज लगा चुके हैं। Exactly। और थैंक्स के लिए राइजिंग राजस्थान होना चाहिए कि ये हम कंटिन्यू रखें। Yes। मैं सही कह रहा हूँ, Thanks, वो सही एनुअल बात है। फंक्शन के रूप में ऐसा नहीं हो कि हाँ उसको चेयर करने के लिए फंक्शन और होना वहाँ चाहिए। जो तो जिन मुझे लगेगा व्यापारियों ने कि इसका सही लाभ बात उठाया, है। उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि उनको ये करनी हुआ या चाहिए। नहीं हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कन्वर्जन जिसको बोलते हैं ना, हाँ, रियल कन्वर्जन कन्वर्जन रेट कितनी है। दिखाया जाना तो वही चाहिए। लघु उद्योग भारती, क्योंकि एमएसएमई कॉन्क्लेव हम होस्ट कर रहे हैं राजस्थान सरकार के साथ, हमारा ये सुझाव है राजस्थान सरकार को, हमने कल भी मीटिंग में दिया कि जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज राजस्थान में आ रही हैं उनके साथ एमएसएमई का वार्ता कराइए, जो बाद में यू नो आफ्टर दिस इवेंट आप इसके फॉलो अप सेशंस करवाइए, जहाँ पे एंसिलरीज उनको क्या क्या लग सकती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लगे एमएसएमई इसमें और कैसे आगे सेव कर सकती है। बिकॉज कोई यहाँ बड़ी पे इंडस्ट्री आ रही है, उसका सप्लायर बाहर से नहीं आना चाहिए। यहाँ पे- चलिए और डॉक्टर अस्मा एक की- लाइन बस आखिरी, राजस्थान सरकार को और ऑफिसर्स को ये सोचने की जरूरत है, जो मारवाड़ी दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेसमैन है, वो राजस्थान में क्यों फल फूल नहीं रहा है। exactly। ये बहुत पेन एरिया है जिसपे कहा भी जाता है, सीरियसली बैठ के जहाँ नहीं पहुंचे गाड़ी, वहाँ पहुंचता है मारवाड़ी। हाँ, तो मारवाड़ी, दीपक थाना तले पहुंचे अंधेरा हो बैलगाड़ी। रखा है, तो हमें इसको थोड़ा तो इस पे कहीं ना काम कहीं देखिए करना हमारे लेकुना इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। डॉक्टर अस्मा आपके पास में आना चाहूंगा कि मेडिकल उसमें भी कुछ होंगी प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कई ऐसे बिल्कुल रूरल उसके अंदर लोग मेडिकल उसके लिए, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडस्ट्री मेडिसिन की कोई कंपनी लगी हुई है। आज मेडिटेशन के लिए लोग आते हैं, योगा के लिए आते हैं, वो भी तो पार्ट ऑफ बिल्कुल मेडिकल टूरिज्म ही है। तो हमारे इसकी कुछ संभावना है जिसमें गवर्नमेंट को या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, या कर पाई है तो उसे उतारा जाना चाहिए ठीक से। गवर्नेंस अभी मैं गवर्नमेंट के उन्हीं के बारे में पढ़ रही थी, तो एक्चुअली आयुष को लेकर, वेलनेस प्रोग्राम्स को लेकर भी वो लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। अभी उसमें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट होम्योपैथी और जो अपने वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, जो आपने मेडिटेशन बोला, इन सारी यूनानी मेडिसिन, इन सब को लेकर भी राइजिंग राजस्थान के अंदर हो सकता है कि कुछ देखने को मिले। अभी सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, देखिए संभावनाएं हैं और उम्मीदें भी हैं। इसका पॉजिटिव पक्ष में एक जरूर कहना चाहूंगा कि भजनलाल पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान यानी कि बिजनेस समिट करा रहे हैं, ये किसका बिल्कुल एक पॉजिटिव पक्ष है। अदरवाइज होता क्या है कि चौथी साल में कराते हैं और 5वीं साल के आधे यानी कि मई जून तक सरकार अपनी दुकान समेटना शुरू कर देती है, और उसके बाद में लगता है कि हमें चुनाव की तैयारी करना, और ब्यूरोक्रेट्स भी उनको सैल्यूट करना शुरू कर देते हैं। फाइल वही डंप, अब देखेंगे नई सरकार में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो यहाँ एक पॉजिटिव पक्ष है कि सरकार चाहेगी तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेगी। अधिकारी आज आप लगा रहे हैं जिन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रहे हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पे डेलीगेट्स, उनको
आप पे मॉनिटरिंग भी करवाइए कि यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके यहाँ 200, 300, 500, 1000 जो भी आ रहे हैं, वीक में अगर 10 कॉल, 50 कॉल, 100 कॉल भी अगर किसी को करने पड़ेंगे आपके कॉल सेंटर से कि सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई लाइजनिंग ऑफिसर होगा उससे कोऑर्डिनेट करके चलें, कोई भी दिक्कत होगी सर आप मुझसे करिए, मैं आपको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरे रास्ते दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन एक विजन के साथ साथ एक सोच वैसी तैयार करनी होगी, तभी हम कह पाएंगे कि वाकई राइज हुआ राजस्थान। अदरवाइज तो जो आंकड़े हैं कि गहलोत साहब के टाइम पे इतने %, वसुंधरा जी के टाइम पे इतने %, तो भजनलाल जी के सामने मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके मेरी डिबेट को मैं ये समाप्त कर रहा हूं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।